अच्छा ये हमारा क्या है, नया चैप्टर है। देखो इकोसिस्टम बिल्कुल ऐसा ही होता है, इकोसिस्टम बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ये आगे आ जाए, देखिएगा आपको इकोलॉजिकल हायरार्की मैंने बताया था, आप लोगों को इकोलॉजिकल हायरार्की बताया था। जरा कोई बताएगा इकोलॉजिकल हायरार्की क्या होता है, उधर लड़कों में से कोई भी इकोलॉजिकल हायरार्की का सीक्वेंस हमें बताओ, इकोलॉजिकल हायरार्की का सीक्वेंस हमें बताइए। हाँ बताओ। अच्छा सॉरी, बताइएगा ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम, उसके बाद बैठ जाइए, बहुत अच्छा, बायोस्फीयर। मैंने बोला था इकोलॉजिकल हायरार्की का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, ऑर्गेनिज्म। इंडिपेंडेंट यूनिट कौन सा है, इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं है, बट इकोसिस्टम का इंडिपेंडेंट सर्वाइवल है। ये बात आपको पॉइंट आउट भी करवाया था, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इकोसिस्टम क्या है बच्चा, फंक्शनल। फंक्शनल मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। अरे फंक्शनल मतलब इंडिपेंडेंट, जब आप अपना सारा काम खुद करेंगे तब तो आप फंक्शनल कहलाएंगे ना, यानी इंडिपेंडेंट हो गए। इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, यानी नेचर में जो इंडिपेंडेंट होता है, फंक्शन करता है, वो कौन सा है बच्चा, इकोसिस्टम ही है। जैसे इकोसिस्टम में आप देख रहे हो, ये मछली है, ये क्या है बच्चा, मेढक है, ये प्लांट्स बर्ड्स वगैरह हो गए। क्या इनका सर्वाइवल के लिए किसी आप बाहर से इंटरफेयर कर रहे हो क्या, इमेजिन करो तालाब है, गांव का तालाब एक हो गया, उसमें बत्तख भी है, घास भी है, बर्ड्स भी है, इंसेक्ट्स भी है कि नहीं है। चलो आप बताओ, यह एक क्या है, इकोसिस्टम है। क्या इनका एग्जिस्टेंस के लिए आप किसी तरीके से इनको मदद कर रहे हैं क्या, इंटरफेयर कर रहे हैं क्या, नहीं। ये खुद ब खुद क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। कैसे बच्चा, आइए समझते हैं। जैसे देखो सूरज दादा है, सनलाइट देंगे, ग्रीन प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या करेगा बच्चा, फोटोसिंथेसिस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यानी फोटोसिंथेसिस करेगा, सनलाइट को कैप्चर करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब इनको खाने के लिए ऑर्गेनिज्म बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, फिर उन्हें खाने के लिए छोटे छोटे, फिर लास्ट में अल्टीमेटली बड़े मछली बैठे हुए हैं। अल्टीमेटली यानी फूड चेन के थ्रू क्या हो रहा है, फूड का एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और जब ये बड़ी मछली मरेगी तो इनको, छोटी मछली जब बड़ी मछली मरेगी तो इनको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स भी बैठे रहते हैं। बेस जो इनका जो बेसमेंट होता है उस पर डिकम्पोजर भी बैठे होते हैं। इन डिकम्पोजर क्या करेंगे, इन मछली के या फिर जो प्लांट सड़ेंगे गलेंगे इनको डिकम्पोज करेगा, और इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स लॉक हो रखा है उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करके फ्री कर देंगे, यानी फिर से इसे न्यूट्रिएंट रिच कर दिए। यानी अब यानी ये बर्ड, ये क्या है बच्चा, प्लांट है, न्यूट्रिएंट्स वापस से आ गया है, तो क्या फिर से यहाँ पे नया प्लांट उगेगा, क्या फिर से उस प्लांट को कोई खाएगा, फिर उसे कोई और खाएगा, अल्टीमेटली वो भी सड़ेगा गलेगा, यानी ये साइकिल कंटिन्यूअस चलते रहेगा। क्या आपको इस, यानी यह क्या खुद अपने आप में सस्टेन कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, क्या इसमें किसी तरीके का एग्जिस्टेंस के लिए आपसे सपोर्ट लिया गया, क्या इंटरफेरेंस मांगा गया क्या एक्सटर्नली किसी तरीके से, नहीं बच्चा। इसीलिए बोला गया इकोसिस्टम कैसा है बच्चा, फंक्शनल है, यूनिट ऑफ नेचर। कोई दिक्कत, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ अदर एंड आल्सो विथ फिजिकल इन्वायरमेंट। देखो जरा कैसे इसको घुमाया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ अदर, अदर का मतलब अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बायोटिक फैक्टर इंटरैक्ट विथ अदर बायोटिक फैक्टर एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट बोले तो एक बायोटिक फैक्टर, पानी, रोशनी, तापमान, ये सब क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट ही तो है। उसके साथ ये ऑर्गेनिज्म है क्या, ये ऑर्गेनिज्म है क्या, ये ऑर्गेनिज्म है क्या, क्या इसका इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, इसका इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, क्या इसका पानी के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है क्या। तो बायोटिक का इन्वायरमेंट यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन ईच अदर में हो रहा है, आपस में हो रहा है, और साथ ही साथ फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ हो रहा है। अरे आपको ये पहला क्लास में नहीं बताया हुआ था, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग विथ बायोटिक एंड बायोटिक विथ एबायोटिक। और बताओ इंटरेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर,
अरे बताया हुआ है क्या, देखो बस उसी को क्या रखा है, घुमा फिरा रखा है। इकोसिस्टम का डिफिनीशन क्लियर हुआ क्या बच्चा? फिजिकल इन्वायरमेंट बोले तो बच्चा एबायोटिक फैक्टर क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर। कोई दिक्कत है बच्चा, यहां तक में कोई तकलीफ है तो बताओ, समझ में आ रहा है बच्चा आपको? झूठ नहीं बोलना है, अगर झूठ बोले तो गंगा जी में डुबकी लगाते लगाते कुछ भी कर लो, पाप नहीं मिटने वाला है। ये प्रायश्चित पाप का तभी होता है एग्जामिनेशन हॉल में होता है। काश पूछ लिए होते सर से, सर बोल रहे थे पूछ लो, लेकिन हम पूछे नहीं। तो आप जिंदगी में जो व्यवहारिक पाप करेंगे, हो सकता है वह गंगा जी में डुबकी लगाने से, 3 डुबकी नहीं तो 10 डुबकी लगाने से मिट सकता है, लेकिन ये वाला पाप जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में जाके के होता है। बात नहीं, बात मैं बोलूंगा, सिर्फ अभी आपको मौका दिया जाएगा बोलने का, मुझे बोलने दो अभी, ठीक है? चलो, अरे बात नहीं, बहुत बढ़िया, इधर सुनो। अब इकोसिस्टम की टाइप्स की बात करते हैं, इकोसिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं। देख रहे हो, ये रेगिस्तान, ये जंगल, ये ग्रासलैंड, ये लैंडस्केप, ये भी लैंडस्केप। भाई साहब ना जाने क्या क्या दिख रहा है हमें, हम इतने जगह तो घूमे भी नहीं है। देखो, अच्छा ये लग रहा है कि सिनेमा हॉल है घर का, सामने बड़ा सा क्या है भाई साहब, 3-4 लोग मिलकर एक्वेरियम थोड़ी देखेंगे। अच्छा एक्वेरियम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ एक्वेरियम लिखा हुआ तो एक्वेरियम ही है। सुनो मेरी बात, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम कितने तरीके होता है बच्चा? बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल को डिवाइड कर दिया गया है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक में। इकोसिस्टम बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, जमीन आर्टिफिशियल जो इंसानों ने बनाया है, और दूसरा बच्चा नेचुरल जो भगवान ने बनाया है। यहाँ पे वही आपको टेरेस्ट्रियल में दे दिया गया है, एक्वेटिक में दे दिया गया है। यानी जंगल को एग्जिस्टेंस के लिए किसी और की जब आवश्यकता होती है क्या? जंगल अपने आप में, आप नहीं भी थे तो भी जंगल था, आप हैं तो भी जंगल है। ग्रासलैंड, डेजर्ट में अपने आप इकोसिस्टम में चल रहा है। बताइए नेक्स्ट एग्जांपल आपका बच्चा क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम का पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, रिवर हो गया, इस्चुरी हो गया। इस्चुरी क्या होता है बच्चा? हाँ ये इस्चुरी का डायग्राम है, जहां पे पानी आके मिलती है। कहा? संगम तो प्रयागराज में भी है। यमुना और गंगा मिल रहा है ना, तो इस्चुरी बन रहा है क्या वो? नहीं, जहां पे बच्चा नदियां समुद्र को मिलती है, नदियां जहां हाँ ठीक है, आपकी भावना थी, लेकिन आप अपनी भावनाओं को प्रॉपर शब्दों का रूप नहीं दे पाए। आपकी कहने का मतलब वही था, बट आपने उसे शब्दों का माला नहीं पहना पाया। चिंता नहीं करो, इसके बाद आएगा जेनेटिक्स, मुस्कुराहट छिन जाने वाली है। देखो तो यहाँ पे देख रहे हो नदी आ रहा है, यहाँ पे समुद्र में मिल रहा है। ये जो है बच्चा, अच्छे यहीं पे जरा आपको बता दें, यहाँ पे जो पानी मिलेगा, जहां पे, सुनो मेरी बात, आपने गंगा सागर का नाम सुना है ना? लोग हिंदू धर्म में नहाने जाते हैं। गंगा सागर एक्चुअली वो जगह है ना जहाँ पे गंगा जी समुद्र में मिल रही होती है ना? नाम सुना? नहीं सुना और मम्मी पापा से पूछ लेना, नहाने जाते हैं। सुना लग रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे जो पानी हो, समुद्र का पानी हरा, नदी का पानी मीठा, तो जहां पे मिलन हो रहा है वहां पर का पानी कैसा? जैसे सुनो, दांत तो बड़े अच्छे चिहार देते हो तुम लोग। एक पेप्सोडेंट का प्रचार कर रहा है, कोलगेट का प्रचार कर रहा है, गजब। फ्री में तुम लोग ऐड करने में मजबूर हो जाते हो। मौका मिलेगा। देखो, जहां पे पानी, नदी का पानी कैसा होता है बच्चा? मीठा होता है, उसे फ्रेश वाटर बोल देंगे। स्वीट तो नहीं बोलेंगे, फ्रेश वाटर बोलेंगे। समुद्र का पानी को क्या बोल देंगे? सॉल्टी वाटर बोल देंगे। जहां पे नदी और समुद्र मिल रहा होता है ना, वहां का पानी ना मीठा होता है ना खारा होता है, बीच वाला होता है। इस तरह के वाटर को बोला जाता है बच्चा ब्रैकिश वाटर। नाम तो सुना ही होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, नाम तो सुना ही होगा, बस सुना हुआ बहुत है सर, पर याद नहीं रख पाते हैं, समझदारी छोटा है ना इसलिए। तो देखो, ब्रैकिश वाटर किसे बोलते हैं बच्चा? जहां पे इस्चुरी में मिलने वाले पानी, जहां पे समुद्र और पानी, नदी का पानी मिल रहा है, वहां पे का पानी क्या है? स्पेशल टाइप का है ना उसे खारा बोल सकते हो ना मीठा बोल सकते हो, इसलिए क्या बोल जाता है? ब्रैकिश वाटर बोल दिया जाता है। भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम यही बता देने के लिए है ना।
तो बताओ एक्वेटिक इकोसिस्टम समझ में आई क्या बात? अब नेक्स्ट आ जाइए बच्चा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर बोल दो आप इसे मैन मेड इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम, जैसे क्रॉप फील्ड हो गया, जो किसान का खेत होता है, उसमें अपना इकोसिस्टम है एक, लेकिन उसमें इंटरफेरेंस है कि नहीं किसान का, ह्यूमन का इंटरफेरेंस है कि नहीं, पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉप खुद से ग्रो कर रहा है, वो नेचुरल हो रहा है, लेकिन उसमें इंटरफेरेंस है, आप मैनुअली जाके वीड रिमूव कर रहे हो, आप अलग बाहर से फर्टिलाइजर दे रहे हो, तो आपका भी इंटरफेरेंस हो रहा है ना। तो क्या हो गया बच्चा, क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम, जो आपके घर में होता है, रखा हुआ होता है, उसमें क्या होता है, आप टाइम टू टाइम पानी बदल रहे होते हो, मोटर का चला रहे हो ताकि उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अच्छे से, ऑक्सीजन का प्रॉपर डिलीवरी हो सके। कुछ समय के लिए मोटर बंद होगा, सारा मछली ऐसे नहीं बोलते। यानी मैन मेड इकोसिस्टम के कितने एग्जांपल हो गया बच्चा, 2 एग्जांपल, क्रॉप फील्ड हो गया या एग्रीकल्चर लैंड बोल सकते हैं आप, या फिर क्या हो गया बच्चा, एक्वेरियम हो गया। एक्वेटिक इकोसिस्टम का क्या एग्जांपल हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, रिवर हो गया, एस्चुरी हो गया। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का क्या एग्जांपल हो गया बच्चा, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया और डेजर्ट्स हो गया। बिल्कुल कितना अच्छा अच्छा चित्र दे रखा है कि नहीं। आगे बढ़े बच्चा, कुछ पूछना है इसमें आप लोगों को, नहीं ना, बोलो। चलो ये देखो क्या बता रखा है भाई, इंटायर बायोस्फीयर इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम, बोला था आपको ये बात। अर्थ इज अ लार्जेस्ट इकोसिस्टम, अर्थ इज अ लार्जेस्ट इकोसिस्टम। और अर्थ को एग्जांपल किसका बताया था, बायोस्फीयर का एग्जांपल बताया था। कॉपी जरा पलट के देखो, पहला क्लास वाला, बायोस्फीयर का एग्जांपल में क्या लिखवाया था, अर्थ। अर्थ से बड़ा कोई इकोसिस्टम है क्या, नहीं। नेक्स्ट देखो, अब ये भी बात आपको सब बताया हुआ है, इकोसिस्टम में बायोटिक मिलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट मिलते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं, आपको बताया हुआ है क्या। हाँ, अब जरा ये देखो, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, जरा देखिएगा, बहुत सुंदर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखिएगा, हम जरा बता रहे हैं आपको, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत आपको आती है, आप बहुत अच्छे से आती है। आप सबको आती है, ऐसा मैंने बोला कि नहीं आती है, आती है। हाफ्स हो गया, ऐसे लिखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। सबस हो गया, अंडर सबस हो गए और ट्रीज हो गया, ठीक है। जैसे आप अगर देखो ऊपर ऊपर जंगल के ऊपर से देखोगे तो क्या देखोगे कि कुछ प्लांट बिल्कुल छोटे हैं, कुछ प्लांट का हाइट उससे ज्यादा है, कुछ प्लांट का हाइट उससे ज्यादा है, कुछ प्लांट का हाइट सबसे ज्यादा है। उसी को समझाने के लिए हर्ब्स का जो साइज होता है ना बच्चा, 0 फीट से 4 फीट के बीच में होता है। 0 तो कुछ नहीं बोले, कुछ ना कुछ तो हाइट रहेगा ही, यानी आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सब्स का बच्चा 4 से 8 के बीच में होता है, अंडर सब्स का बच्चा 8 से 12 के बीच में होता है। अगर 12 से ज्यादा है, फीट की 12 फीट से ज्यादा लंबाई, तो हम क्या में बोलते हैं, ट्री में बोलते हैं। ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूं कि जैसे अब मैं अपना डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारा हो गया बच्चा हब्स हो गया, फिर इसके ऊपर कुछ छोटे बहुत झाड़ी हो गए, फिर इसके ऊपर बड़े वाले झाड़ी हो गए, फिर एक बड़ा सा ट्री हो गया। जो आप देखोगे ऊपर से तो आपको लग रहा है ना एक डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चा, आगे में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अरे है कि नहीं है। इसी को बोला जाता है बच्चा स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब लेयरिंग। आप अगर देखेंगे ऊपर से एक लेयर दिखेगा आपको, लेयर टाइप का दिख रहा है, अरे बोलो। तो स्ट्रैटिफिकेशन को सिंपल शब्दों में समझो तो क्या है, ये लेयरिंग को स्ट्रैटिफिकेशन बोला जाता है। अब जरा आप सब डिस्ट्रीब्यूशन बोला, बहुत अच्छा बोला, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्या अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्पीसीज आएंगे, क्या बनियान 12 फीट से ज्यादा का होगा और 4 फीट का भी बनियान हो सकता है क्या, नहीं। यानी हर लेवल पे अलग अलग स्पीसीज का मिलना होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट डिफरेंट लेवल, यानी हर स्तर पे अलग अलग आएंगे। क्या देखो डाटा बता रहा है, 4 फीट तक वाले को हब्स बोल दिया जाएगा, 4 से 8 वाले को सब्स बोल दिया जाएगा, 8 से 12 वाले को अंडर सब्स बोल देंगे और 12 से ज्यादा वाले को क्या बोल दिया जाएगा, ट्रीज बोल दिया जाएगा। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग वेजिटेशन मिल रहा है, इसी को क्या बोल देते हैं बच्चा, स्ट्रैटिफिकेशन। ये किसका स्ट्रैटिफिकेशन आपके डायग्राम में बता रखा है, फॉरेस्ट का स्ट्रैटिफिकेशन बता रखा है। किसका स्ट्रैटिफिकेशन बता रखा है, फॉरेस्ट का। लेकिन जब आपका मन विचलित होगा तो एनसीईआरटी बहुत कम दे रखा है,
अब जब इधर उधर किताबें भटक रही है, क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें आपका पॉन्ड में भी तो स्ट्रेटिफिकेशन मिल सकता है। पॉन्ड में स्ट्रेटिफिकेशन, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है किस आधार पे हो रहा है? सनलाइट के आधार पे हो रहा है। किस आधार पे हो रहा है? सनलाइट के आधार पे हो रहा है। अरे सनलाइट जिसे ज्यादा मिल रहा है वो ज्यादा बड़ा हो रहा है, जिसे सनलाइट कम मिल रहा है वो छोटा रह जा रहा है। सेम स्ट्रेटिफिकेशन बच्चा कहाँ होगा? वह सेम स्ट्रेटिफिकेशन आपको पॉन्ड में भी देखने के लिए मिलेगा। अरे पॉन्ड, अगर मैं बच्चा या एक आपका तालाब बनाऊं जहां आप बचपन में नहाया करते थे, अरे बोलो, अगर यह तालाब बनाओ तो तालाब में सबसे ज्यादा सनलाइट कहाँ आएगा बच्चा? बीच वाले में। फिर नीचे में सनलाइट कम होगा क्या? एक जगह ऐसा होगा कि सनलाइट पहुंचेगा ही नहीं, अगर ज्यादा गहरा तालाब हुआ तो। समझ में आई कि नहीं है ये बात? अरे बोलो, तो जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाता है वहां पे डिकम्पोजर्स मिलते हैं। क्या मिलेंगे? डिकम्पोजर। जो मर जाएंगे वो सड़ गल के नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे डिकम्पोजर क्या करेगा? उन्हें डिकम्पोज करेगा। तो पूछा जाता है, तो इस तालाब में सबसे ज्यादा वेजिटेशन कहाँ देखने के लिए मिलता है? समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी तालाब में कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ऊपर में कहाँ? यहाँ पे। ये इधर लैंड हो गया नहीं बच्चा, सबसे ज्यादा वेजिटेशन कहाँ पे मिलने के लिए? तालाब के किनारे पे देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहां पे पानी भी है, लैंड भी है। पानी भी है, लैंड भी है। अगर यहाँ पे आओगे तो सिर्फ पानी है, इधर आएंगे तो सिर्फ लैंड है। यहाँ पे क्या है बच्चा? लैंड भी है, पानी भी है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? सबसे नीचे भी लैंड है, तो यहाँ पे सनलाइट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रहा है। तो सबसे ज्यादा सनलाइट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे सनलाइट प्रचुर मात्रा में है भी, और यहाँ पे पानी भी है, लैंड भी है। तो वेजिटेशन ज्यादा कहाँ मिलेगा बच्चा? यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्जिन ऑफ पॉन्ड एंड लैंड, वहां पे वेजिटेशन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा मिलेगी। कोई तकलीफ, कोई कष्ट? चलो कोई बात नहीं। तो स्ट्रैटिफिकेशन समझ में आया क्या? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट डिफरेंट लेवल। अपने मन का डेफिनेशन बोलो। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब बताओ ना, अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्लांट के स्पीसीज मिल रहे हैं क्या? वही तो स्ट्रैटिफिकेशन है। और सिंपल अगर हमें बोलना हो, वर्टिकल लेयरिंग ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। कोई दिक्कत है बच्चा? समझ में आ गया? आगे बढ़े क्या? देखो ना लिखा हुआ है, इन अ फॉरेस्ट ट्री ऑक्युपाई द टॉप स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब स्ट्रैटिफिकेशन इसी से बना है, इसलिए तो बोला ना लेयरिंग। तो टॉप पे कौन आ रहा है बच्चा? ट्री आ रहा है क्या? क्या मैंने 12 फीट से ज्यादा बताया है क्या? Shrubs the second and herbs and grasses at the bottom। कोई दिक्कत है क्या? हमने उसमें एक अलग से ऐड किया है अंडा सब्स। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। आगे आ जाइए। अब एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, एक एक इकोसिस्टम का एनालिसिस करेंगे। आ जाइए बच्चा। अब आपको बताना है इकोसिस्टम में सबसे पहले आप बायोटिक एबायोटिक अलग करेंगे, बायोटिक को एबायोटिक को अलग करेंगे। फिर बायोटिक में आप देखेंगे प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर कौन है, डिकम्पोजर कौन है। बताइए, अब बताइएगा आप क्या क्या करेंगे। पहले बायोटिक एंड एबायोटिक। आप तो सबको पता होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बायोटिक किसे कहेंगे, एबायोटिक किसे कहेंगे। आपको कोई भी इकोसिस्टम दिया जाएगा, आप आसानी से बता सकते हैं कि सर यह बायोटिक फैक्टर है, यह एबायोटिक फैक्टर है। जो नए बच्चे हैं जिनको अभी भी गरीबी चरम सीमा पे है, उनकी दूर करने के लिए बता दे रहे हैं बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। चलिए, कम से कम इतनी गरीबी तो नहीं है। क्लियर है ना? तो अब पॉन्ड में कौन लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है, यह देख के नहीं बता सकते हो क्या? बता सकते हो ना? तो उसमें आपको क्या पता करना है? आप पता करेंगे कि इसमें प्रोड्यूसर कौन है, ये बताइएगा प्रोड्यूसर। क्योंकि बच्चा आगे हम पिरामिड पढ़ने वाले हैं, आगे हम पिरामिड पढ़ने वाले हैं। पिरामिड में जो बता रहा हूं ना, यहां से पिरामिड का हमारा बेस बन रहा है। पिरामिड रटना नहीं है, कोई भी पिरामिड दे देगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। आप सबको पिरामिड आता है, आप सब पिरामिड जो मैं बनाऊंगा आप ही बताएंगे और मैं बनाऊंगा, यानी आप सबको पिरामिड आता है। बस जो बता रहा हूं वो बस अभी से सुनते चलो। प्रोड्यूसर क्या होते हैं वो आप हमें बताएंगे। कोई भी इकोसिस्टम में, क्योंकि अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्रोड्यूसर होगा, अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्रोड्यूसर होगा। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूसर है क्या वही प्रोड्यूसर सी इकोसिस्टम में होगा?
अलग अलग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल अच्छी बात है। कंज्यूमर भी अलग अलग होंगे क्या? क्या डिकम्पोजर तो लगभग सब में सेम ही रहा, क्योंकि डिकम्पोजर तो कुछ ही है। अरे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, यही तो सब तो है, अथवा ये तो कुछ तो डिकम्पोजर्स हैं, लगभग तो सब में सेम रहेंगे। यानी बच्चा आपको इन तीनों पे काम करना है। कोई भी इकोसिस्टम दिया जाए, आपको अपने आप से पूछना है कि प्रोड्यूसर कौन सा है। प्रोड्यूसर बोलते ऑटोट्रॉफ्स कौन से हैं, कंज्यूमर बोलते हेटेरोट्रॉफ्स कौन से हैं, और सेप्टोट्रॉफ्स कौन से हैं। देखो ये कुछ नहीं लिखा, बस इंग्लिश लिखा हुआ है। जरा देखो, हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो पॉन्ड इज अ सैलो, सैलो मतलब बच्चा कम गहरा, कम गहरा, सिंपल, सेल्फ सस्टेनेबल। अरे इकोसिस्टम में तो सेल्फ सस्टेनेबल तो रहेगा, फंक्शनल तो रहेगा, इंडिपेंडेंट तो रहेगा ही। देखो ये कुछ और नहीं, बस इंग्लिश का कमाल है। इसी को बोल दिया जाता है इंडिपेंडेंट, इसी को बोल दिया जाता है फंक्शनल। कोई दिक्कत है क्या बच्चा? वाटर बॉडी दैट एग्जिबिट्स ऑल बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। कोई दिक्कत है बच्चा? बस इंग्लिश की बात है। देखो ए बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं आप बताओ? तालाब में ए बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ये देखिए बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, मुस्कान देखने लायक है। आप लोग हंसेंगे तो मैं भी मुस्कुराऊंगा ना, दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए। क्या अभी तो मैं आया ही, तुम्हारे साथ ही तो आया हूं। कॉलेज में नहीं कुछ मिलता है, कॉलेज में कुछ नहीं मिलता। वहां वहां ये सब नहीं मनाया, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। वहां बांटने लगा तो समझ रहे हो। यहीं पे नहीं खाना है, यहीं पे नहीं खाना। अभी आप तुरंत खा के बैठे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? ऐसा नहीं है, हो गया। चलो स्टार्ट करें हम, हो गया। चलो देखो देखो, लेक्चर अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, फालतू का बीच में पॉज पॉज करने वाला भी तो नहीं है ना इसमें। चलो बाद में अभी बात पॉन्ड इकोसिस्टम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जरा बताइएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम में ए बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है बच्चा? वाटर, सॉइल डिपॉजिट। सॉइल डिपॉजिट मतलब जो नीचे में कंक्रीट बैठा हुआ है, क्लियर है ना? ए बायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया? क्या बस यही दो ए बायोटिक कंपोनेंट है पॉन्ड में? सनलाइट नहीं होगा क्या? टेम्परेचर नहीं होगा क्या? ये भी तो ए बायोटिक कंपोनेंट होगा ना। इसको ऐड नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि नहीं पता है? पता है ना बच्चा? पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या सिर्फ वाटर और सॉइल ही एबायोटिक कंपोनेंट होंगे क्या? नहीं, और भी होगा। उसे क्लाइमेटिक कंडीशन में डाल रखा है, दे रखा है, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन में दे रखा है। सोलर इनपुट, सोलर एनर्जी, टेम्परेचर एंड सनलाइट का ड्यूरेशन। क्या ऑलरेडी वाटर तो ये अंडरस्टूड रहता है कि डिसॉल्व ऑक्सीजन हो गई। पॉन्ड बोल रहे हैं यानी पानी है। पॉन्ड में आपको मछली दिख रहा है यानी पानी है। पॉन्ड के अंदर प्लांट दिख रहा है यानी पानी में ऑक्सीजन है। समझ में आया बच्चा? अब नेक्स्ट देखो कंपोनेंट क्या बता रहा है बच्चा? ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट। यानी बच्चा प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। बात नहीं। ये याद रखिएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स, algae and the floating submerged and marginal plant। फाइटोप्लैंक्टन्स बच्चा जो बिल्कुल माइन्यूट छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना, उन्हें क्या बोला जाता है? फाइटोप्लैंक्टन्स। अलगी आप सभी को पता है। यहां पे दिया गया है फ्लोटिंग सबमर्ज प्लांट। तालाब में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बच्चे, जैसे ये मान लो तालाब है, तालाब में कुछ ऐसे प्लांट है देखो, जो क्या है, जो जमीन में नहीं टच रहेंगे, नहीं वाटर के सरफेस पर रहेंगे, ये पानी के बीच बीच सस्पेंड रहेंगे। पानी के बीचों बीच कैसे रहेंगे? सस्पेंडेड रहेंगे। पुरानी एनसीईआरटी जो थी ना, उसमें सक्सेशन जब पढ़ना था ना, हाइड्राक सक्सेशन, उसमें था। यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बच्चा जो बिल्कुल रूटेड रहेंगे लेकिन पानी के अंदर रहेंगे। ये प्लांट कैसा है? पानी के में ना रूटेड है ना सरफेस पे, ये बीच में क्या है? सस्पेंडेड है। बीच में क्या है बच्चा? सस्पेंडेड है। उसी को बोला गया फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड प्लांट। क्लियर है बच्चा? डूबा प्लांट एंड मार्जिनल प्लांट जो किनारे पे उगा हुआ है। ये प्लांट आपको दिख रहा है किनारे पे? क्या
अरे बोलो, ये क्या हो गया बच्चा? मार्जिनल प्लांट। तो आपको इतना याद रखना क्या नहीं बच्चा, आपको बेसिकली याद रखिएगा फाइटोप्लैंक्टन्स एंड अलगी। फाइटोप्लैंक्टन्स एंड अलगी ये कैसे हैं बच्चा? प्रोड्यूसर हैं किसके? पॉन्ड इकोसिस्टम के। कोई दिक्कत बच्चा? नेक्स्ट आ जाइए बच्चा कंज्यूमर। कंज्यूमर में बच्चा क्या है? जू प्लैंक्टन। कंज्यूमर में क्या है? जू प्लैंक्टन। डिकम्पोजर्स क्या हो जाएगा बच्चा? फंगी, बैक्टीरिया एंड फ्लैजेलास। फ्लैजेलेट्स जो तैरने वाले हैं, पानी में जो तैरने वाले होते हैं। बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया बच्चा, और फ्लैजला हो गया। और बच्चा फ्लैजला हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो। अब जरा बताइएगा, फिर से मेरे साथ रिपीट करो। प्रोड्यूसर कौन है बच्चा? फाइटोप्लैंक्टन। प्रोड्यूसर कौन है? कंज्यूमर कौन है? जू प्लैंक्टन। बोलो। एंड और कंज्यूमर में अगर टॉप कंज्यूमर की बात करेंगे तो छोटी मछली, स्मॉल फिश, और बोलेंगे तो बिग फिश। अरे कोई दिक्कत है क्या? लेकिन जू प्लैंक्टन तो बोलना ही बोलना है। कोई दिक्कत? जू प्लैंक्टन, जू मतलब एनिमल्स, वैसे एनिमल्स जो प्लांट को खा रहे हैं। हाँ ऑब्वियस बात है, जू प्लैंक्टन्स जो प्लांट को खाने वाले हैं। जू मतलब एनिमल, प्लैंक्टन्स मतलब प्लांट। डिकम्पोजर्स तो पता है आपको बच्चा? सुनो सुनो, बात नहीं करो, देखो बात नहीं, यहीं पे हम आपको पिरामिड भी बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं, जब पिरामिड का टॉपिक आएगा वहां भी मैं आपको बताऊंगा, यहां पे भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो हम यहाँ पे नंबर की बात कर रहे हैं बच्चा, नंबर की बात कर रहे हैं। यानी यहां पे अगर मैं पॉन्ड इकोसिस्टम में फूड चेन की बात करें, पॉन्ड इकोसिस्टम में फूड चेन की बात करें, तो फूड चेन कैसा बनेगा बच्चा? क्या फाइटोप्लैंक्टन बनेगा क्या? अरे बोल नहीं रहे हो। क्या जू प्लैंक्टन आएंगे क्या? जो बात करें उसका किटकट ले लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चा? फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, अगर और भी बोले तो फिशेस हो जाएंगे। अरे बोलो। एक ऑलरेडी हमने कंज्यूमर तो डाल ही दिया ना, हम उतना लंबा चौड़ा नहीं ले जा रहे हैं, हम बस आपको पिरामिड बताने का सिंपल पिरामिड बता रहे हैं। तो अगर लिखना चाहते हो फिशेस भी लिख सकते हो, अदरवाइज हम क्या सीधा डिकम्पोजर्स में फंगी और बैक्टीरिया को डाल सकते हैं क्या? अरे बोलो, बोल नहीं रहे हो तुम लोग। हम नंबर की बात करें, इन तीनों में सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा? फाइटोप्लैंक्टन का ऑब्वियसली बात है, नंबर ज्यादा होगा। उसके बाद नंबर ज्यादा किसका होगा? जू प्लैंक्टन का नंबर ज्यादा होगा। सबसे नंबर कम, यानी आप बोल रहे हो कि सर फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा होगा, वो बात में आएगा। अभी हम नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर ज्यादा होगा। अरे बोलो। उसके बाद नंबर ज्यादा किसका होगा? जू प्लैंक्टन का नंबर ज्यादा होगा। उसके बाद बोलो कि सर बैक्टीरिया या बिग फिशेस का नंबर सबसे कम होगा। पिरामिड बन तो गया। यानी क्वेश्चन अगर है पिरामिड ऑफ नंबर इन aquatic ecosystem या pond ecosystem is always upright। कंडीशन क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं हम। टफ था क्या ये? जरूरत क्या था? फूड चेन आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उस इकोसिस्टम में दांत न चिहारो बालक, दिक्कत में पड़ जाओगे फिर एग्जाम में। यानी पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको पता होना चाहिए प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर कौन है, डिकम्पोजर्स कौन है। अगर आपको पता है, आप अंदाजा खुद ब खुद लगा लेंगे कि नंबर किसका ज्यादा होगा, बायोमास किसका ज्यादा होगा, तो आसानी से ड्रा किया जा सकता है। अरे कोई दिक्कत? पीछे तीनों को देखो, क्या कर रहे हो तुम लोग तीनों? अल्टीमेटली फंस जाओगे तुम लोग। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं डांट के क्या करूंगा? आपको पता तुम बहुत बड़े वाले 5 QR कोड शेयर कर रहे हो क्या? अच्छा अपना डेरी किटकैट बेच रहे हो? अभी तुमको पैसा कमाना है, अभी पढ़ने का उम्र है, पूरा जिंदगी बचा हुआ पैसा कमाने के लिए, अभी पढ़ लो। कोई दिक्कत है बच्चा? है तो पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर पिरामिड ऑफ नंबर की बात की जाए तो कैसा होगा बच्चा? अपराइट होगा। इसमें कोई दिक्कत आया क्या? मैं फिर से बताऊंगा, जब स्पेशली जब पिरामिड का टॉपिक आएगा हम उसमें फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन हम अभी आपको बता दे रहे हैं। इसमें कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अगर मैं बायोमास की बात करें, बात नहीं करो, बात नहीं करो, बात कर लो पहले, तुम गुनगुना लो। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं। एक कैसा था बच्चा? पिरामिड ऑफ
नंबर। अब पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर रहे हैं। यहां पे बच्चा फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, यहाँ पे बिग फिश रखो या स्मॉल फिश रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है ना? टॉप कंज्यूमर को हम यहाँ पे रखे हुए हैं। अब जरा बताइएगा, इस बार हम पिछले वाले में हमने नंबर देखा था, इस बार हम क्या देख रहे हैं? वजन देखेंगे, वेट देखेंगे। सिंपल रख के चलो, चीजों को आसान होगा। वजन देखना है तो फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, एंड यहाँ पे क्या बच्चा? बिग फिश है। क्लियर है? बड़ी मछली है, छोटी मछली, इन सब में बच्चा सबसे ज्यादा वजन किसका होगा? मछली का ज्यादा होगा वजन। मछली का वजन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। मछलियों का वजन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद वजन किसका होता है? जूप्लैंक्टन का होता है। सबसे कम वजन होता है फाइटोप्लैंक्टन का। यानी बच्चा, अगर मैं पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम बनाए तो आप क्या बोल रहे हो कि सर फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम रहेगा, इससे ज्यादा जूप्लैंक्टन का होगा, सर इससे भी ज्यादा फिशेस का होगा। इससे भी ज्यादा किसका होगा बच्चा? फिशेस का होगा। तो ये क्या हो गया बच्चा? प्रोड्यूसर हुआ क्या? कंज्यूमर हुआ क्या? ये डिकम्पोजर मान लो, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर मान लो, कुछ भी। यानी 3 ट्रॉपिक लेवल हम दिखा रहे हैं। तो बताओ ये क्या हो गया बच्चा? पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, इज इन्वर्टेड। अरे कोई बड़ा चीज था क्या ये? जब पिरामिड ऑफ नंबर की बात आएगी तो सब नंबर काउंट करना है, बाकी चीज को ध्यान में नहीं रखना है। जब बायोमास की बात आएगी तो वजन को देखना है। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो क्वेश्चन फिर से आएगा, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। जरा एनसीईआरटी ओपन करो फटाक से अपना, रटने की चीज नहीं है। देखिएगा ये फिगर नंबर, पेज नंबर 248 लिखा हुआ ना, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ अ स्मॉल स्टैंडिंग ग्राफ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग ग्राफ ऑफ जूप्लैंक्टन। ये फिगर देखो, ये वाला बता रहा है, बायोमास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बायोमास। ये इंग्लिश देखो कितना कठिन इंग्लिश लिखा हुआ है, हमने आपको कितना सिंपल वे में बता दिया। अरे बता दिया कि नहीं बता दिया? तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, अरे जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन कहाँ मिलते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही तो मिलते हैं। ऑलवेज इन्वर्टेड। रटने वाली बात है क्या? बैठ करके रटते रह जाओगे, याद नहीं होगा। इन्वर्टेड का कब इरेक्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपसे सुनो, अप्रोच क्या रखना है, कोई भी इकोसिस्टम दे, अप्रोच क्या रखना है, जो इकोसिस्टम दे उसका एक आप फूड चेन बना लो, कौन किसे खा रहा है। उसके बाद उसका आप बोलेगा, नंबर की बात करें तो वजन देख लो, वेट की बात करेगा तो बायोमास की बात करेगा तो वेट देख लो। अरे समझ में आई कि नहीं आई बात? आई ना? चलो आगे बढ़े बच्चा। कोई दिक्कत? फॉन्ट में कोई दिक्कत है क्या? आगे आ जाओ। ये तो बता दिया गया है ऑटोट्रॉप्स क्या करता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को इसमें किस में कन्वर्ट करेगा? ऑर्गेनिक मैटर में, फोटोसिंथेसिस, अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस करेगा। हेटेरोट्रॉप्स का क्या करता है? कंज्यूम करते हैं। ऑटोट्रॉप्स का आपको भी पता है। डिकम्पोजर्स क्या करेगा? वो मिनरलाइजेशन करेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर का क्या करेगा? सड़ाएगा, गलाएगा और उसके अंदर जो मिनरल्स लॉक है उनको फ्री करेगा। ये सब ऐसी बात दिया हुआ है। अब आ जाइएगा, इकोसिस्टम का 4 कंपोनेंट होते हैं बच्चा, ये ध्यान देना है। आपसे क्वेश्चन आएगा, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं बच्चा? 4 होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं बच्चा? 4 होते हैं। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या क्या होते हैं फिर से बोलो? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। आपको ये 4 पता रहेगा तभी तो आप पता कर पाओगे कौन नहीं है। या फिर ये भी 4 ऑप्शन में दे दिया सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। इनमें से आपको 4 याद रहेगा तभी तो एक सेलेक्ट कर पाओगे ना, कौन 3 नहीं है, कौन है बोलो। तो ये आपको बेसिकली याद होना चाहिए। अब आ जाओ एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं भाई साहब। प्रोडक्टिविटी बस लिखने के लिए एक स्लाइड। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चा? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का दर। जैसे अगर आप किसान परिवार को, किसान को देखोगे,
किसान लोग बोलता है ना कि इस बार इस चावल का दर अच्छा हुआ, मतलब लिमिटेड एरिया में इसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुआ। मान लो पिछले साल 30 दो चावल किसान ने लगाया है, मान लो एक कोई चावल नॉर्मल चावल लगाया, एक अच्छा चावल लगाया, एक चावल मान लो 30 टन हुआ, 30 टन ज्यादा हो जाएगा यार, 30 मन बोलो, एक बीघा में एक बिस्सा में मान लो 30 मन हुआ, एक चावल 35 मन हुआ, तो किसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़िया हुआ बच्चा? 35 वाले का, क्योंकि लिमिटेड एरिया में ज्यादा प्रोडक्टिविटी हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बात? अगर आप इस चीज को जान रहे हो तो कोरिलेट कर पा रहे होंगे। देखिएगा ये सब कुछ, ये जो प्रोडक्टिविटी हो रही है किसके वजह से हो रही है? सूरज दादा की वजह से हो रही है। किसके वजह से हो रही है? बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे एक टर्म आएगा प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन कुछ और नहीं है, फोटोसिंथेसिस ही प्राइमरी प्रोडक्शन है। आज डिफिनेशन देखते हैं। अमाउंट ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ बायोमास, बायोमास में बच्चा ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर टाइम पीरियड, ओवर अ टाइम पीरियड। आपने किसान ने बोला कि ये हमारा चावल 35 मन हुआ है एक बिस्सा पे, मतलब चावल हुआ है, यानी मतलब बच्चा चावल एक ही सीजन में होता है ना, यानी अपने आप टाइम लगा दिया, वो एक सीजन का टाइम काउंट हो गया, और एरिया तो अपने आप फिक्स है, एक बिस्सा बोल दिया, यानी एक बिस्सा में एक सीजन में कितना हुआ चावल? 35 मन इस जमीन से हुआ है। अरे बोलो कोई दिक्कत? ये डाटा में ले लो, आगे पीछे तो हो सकता है। सेम चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या एरिया लगा दिया गया बाउंड? मैंने भी तो एक बिस्सा बोला ना। क्या टाइम भी लगा दिया गया? मैंने भी चावल बोल करके अपने आप बोल दिया कि कैसा प्लांट है? एनुअल प्लांट है, एक ही सीजन में होने वाला प्लांट है। अपने आप टाइम बाउंड हो गया क्या? 4 महीने 5 महीने। अरे हो गया कि नहीं हो गया? तो वही है, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑब्वियस बात फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही होगा, इसी को बोला जाता है बच्चा प्राइमरी प्रोडक्शन। इसलिए मैंने बोला प्राइमरी प्रोडक्शन कुछ और नहीं, फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोडक्शन कुछ और नहीं, फोटोसिंथेसिस है। तो एक निश्चित समय में खास एरिया में कितना प्लांट ने बायोमास बनाया है, उसी को क्या बोल दिया जाएगा बच्चा? प्राइमरी प्रोडक्शन। तो प्राइमरी प्रोडक्शन को किसमें मेजर किया जाता है बच्चा? वेट में। किसमें मेजर किया जाएगा? वेट में। किसमें मेजर किया जाएगा? वेट में या फिर एनर्जी में। वेट में या फिर एनर्जी में। ये -2 मतलब क्या है? जो पावर नीचे में से ऊपर जब जाती है ना, तो ऑब्वियस बात है माइनस साइन लगाया जाता है। लेकिन अगर अगर उसी में रेट लगा दी जाए, अगर रेट लगा दी जाए उसी टर्म प्राइमरी प्रोडक्शन में अगर रेट लगा दी जाए तो क्या बोला जाएगा बच्चा? प्रोडक्टिविटी। रेट मतलब बच्चा एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। अरे स्पीड को, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हो, स्पीड निकल जाती है क्या? यानी टाइम से डिवाइड कर देने, आप स्पीड का डिफिनेशन क्या बोलते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का डिफिनेशन क्या बोलते हो? रेट बोलते हो ना, रेट ऑफ चेंज या डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, कुछ ऐसा बोलते हो ना। यानी पर यूनिट टाइम यानी क्या हो गया? रेट लगा दिया क्या तुमने? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो आपने रेट टाइम लगा दिया क्या? अरे बोलो टाइम लगाया कि नहीं लगाया? यानी आपने टाइम लगा दिया, यानी ऑब्वियस सी बात हो, क्या हो गया? जहां पे टाइम आ गया वह रेट हो गया। यानी क्या हो गया बच्चा? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन क्या कहलाता है बच्चा? प्रोडक्टिविटी। पहले प्रोडक्टिविटी का यूनिट क्या था बच्चा? जी का पावर -2 था क्या? अरे जब हम इसको वेट में कर रहे थे तो था क्या? अब ये प्राइमरी प्रोडक्शन का यूनिट था, अब इसको प्रोडक्टिविटी में करना होगा तो क्या टाइम से डिवाइड करना होगा? पर ईयर। जब ये फिर से ऊपर जाएगा तो G -2 ईयर -1 आ जाएगा। अरे बोलो कोई दिक्कत? अगर एनर्जी में है तो किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर था क्या बच्चा? यानी पर यूनिट एरिया था ना। अरे बोलो डिफिनेशन तो यही पढ़े है ना प्राइमरी प्रोडक्शन का। एनर्जी के टर्म में क्या बोलेंगे? कितना एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ खास एरिया में। इसी को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। अब इसको प्रोडक्टिविटी में करना है, सॉरी -2 हो जाएगा। अगर इसी को प्रोडक्टिविटी करना है इसको ईयर से भी डिवाइड कर दो तो ऊपर में फिर ईयर जाएगा तो -1 हो जाएगा क्या? अरे बोलो वही यूनिट लिखा हुआ है। अगर आपको प्राइमरी प्रोडक्ट इसका आता है इसको आप आराम से कर सकते हैं, बस ईयर से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो जब बच्चा प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ तो क्या जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है तो वह फोटोसिंथेसिस में जो नए नए ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं क्या सारा प्लांट हर्बीवोर को देता है खाने के लिए? नहीं,
जब सपोज दैट जैसे आपके पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपके पापा का सपोज सैलरी 75,000 है, तो क्या गवर्नमेंट 75,000 दे देती है क्या? इन हैंड कट छट करके 60,000 आएगा, नहीं तो 55,000 आता है, बाकी सब काट लेता है कि नहीं काट लेता है? सेम चीज मिला कितना? 75। मिला कितना? 75। लेकिन क्या आप 75 यूज कर पा रहे हो? क्या यूज तो आप 55 में से कर पा रहे हो ना बच्चा, बाकी का क्या हो गया? वह गवर्नमेंट ने काट लिया। सेम चीज प्लांट ने जब फोटोसिंथेसिस किया तो क्या सारा का सारा बायोमास हर्बीवोर को दे दिया खाने के लिए? नहीं, पहले खुद की जरूरत पूरा की, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा वो दे दिया, अब तुम कंज्यूम कर सकते हो। अरे समझ में आई कि नहीं ये बात? इसे वही बोला गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी टोटल कितना प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ। नेट का मतलब बच्चा उसमें से कितना प्लांट ने खुद के लिए रेस्पिरेशन में कंज्यूम किया, उसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा? एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आगे आ जाओ। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है बच्चा? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? इसी में बोला गया है कि कुछ अमाउंट ऑफ जो जीपीपी होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, वह प्लांट क्या कर लेता है? इस्तेमाल कर लेता है। वही लिखा हुआ है ना बच्चा, एनपीपी क्या हो गया? उसे क्या बोल दिया गया? जो इस्तेमाल किया ना प्लांट जो इस्तेमाल करेगा जीपीपी में से तो इस्तेमाल करेगा, जो आप फोटोसिंथेसिस करेगा उसी में से तो इस्तेमाल करेगा ना, तो उसके बाद जो बचेगा उसको क्या बोल दिया था बच्चा? एनपीपी। यानी प्लांट ने कितना बायोमास का प्रोडक्शन किया, उसमें से उसका अपना कंज्यूम कितना किया। प्लांट जो रेस्पिरेशन करेगा वही कंज्यूम करेगा, इसके बाद जो बचेगा वही क्या कहलाएगा? एनपीपी। और यही एनपीपी हर्बीवोर खाएगा। क्या हर्बीवोर जीपीपी खाएगा? नहीं, जीपीपी तो प्लांट ने बनाया है, उसमें से प्लांट इस्तेमाल करेगा, उसके बाद जो बचेगा ना वह क्या कहलाएगा? एनपीपी। जैसे आपके पापा का सैलरी 75,000 जीपीपी, इन हैंड जो आया 55,000 एनपीपी। अब आप उसी में से बांटोगे, खर्च करोगे। समझ में आई कि नहीं ये बात? तो एनपीपी का डेफिनेशन, इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू द हेटेरोट्रॉप्स, यानी बोले तो बच्चा कंज्यूमर है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं बच्चा? एनपीपी। एनपीपी क्या होता है बच्चा? जीपीपी माइनस आर। कोई दिक्कत है बउआ यहां तक में? अब देखो प्लांट ने क्या बनाया बच्चा? जीपीपी। फिर प्लांट से जो हर्बीवोर में जा रहा है क्या जा रहा है? एनपीपी। अब जैसे देखो यह क्या है? एक बड़ा सुंदर सा प्लांट है, बड़ा सुंदर सा प्लांट है। प्लांट ने क्या बनाया? जीपीपी इस्तेमाल किया। ये क्या खाएगा? एनपीपी खाएगा। अरे भैया ये चूहा है, चूहा को भी अरे खरगोश है, अच्छी बात है। अगर खरगोश को भी कोई खा गया, खरगोश को भी कोई खा गया, मान लो यह एक इंसान है, इसने खरगोश को खा गया, तो इसके अंदर भी बायोमास बनेगा क्या? अरे बोलो, क्या यह इंसान के अंदर भी बायोमास बनेगा? तो उसे ही हम बच्चा क्या बोल देंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यानी एनपीपी को जो कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर भी तो बायोमास बनेगा ना। अरे बोलो, जैसे देखो प्लांट है, उसके अंदर क्या है? एनपीपी है। एनपीपी उस प्लांट को खा गया मुर्गा, मुर्गा खा गया, ठीक है? तो मुर्गा खाया तो मुर्गा ने एनपीपी खाया, तो मुर्गा के अंदर बायोमास बनेगा क्या? उस मुर्गा को खा गए तुम्हारे अंदर भी तो बायोमास बनेगा, नए नए ऑर्गेनिक मैटर बनेंगे, उसको क्या बोल दिया जाएगा बच्चा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो जैसे जैसे आगे एनर्जी फ्लो हो रहा है, क्या प्रोडक्टिविटी की मात्रा कम रही है कि नहीं कम रही है? तो सबसे ज्यादा जीपीपी, सबसे कम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। वही लिखा हुआ है, इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। बच्चा इसमें क्वेश्चन मालूम है कैसे आता है? एक डिफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें अगर क्वेश्चन आप देखेंगे पीवाईक्यू, डायरेक्ट एज इट इज एनसीईआरटी का डिफिनेशन चिपका दिया जाता है। क्लियर है क्या? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वैरी कर सकता है एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में, बस थोड़ा सा है हो जाए। यानी प्रोडक्टिविटी एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में वैरी कर सकता है। अगर जंगल है तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, अगर समुद्र है या तालाब है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? तो किस बात पे निर्भर कर रहा है बच्चा? तो कौन सा प्लांट वहां पे है, अरे है कि नहीं है? तो कौन सा प्लांट उस इकोसिस्टम में है, इस बात पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे है, और दूसरी बात न्यूट्रिएंट्स की कमी है या न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेगा तो भी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी। प्लांट तो आपने लगा दिया, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाला है या कम फोटोसिंथेसिस करने वाला है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। ये चार बात है बच्चा जो डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा इकोसिस्टम में या कम होगा, ये इन चार बातों पे निर्भर करता है। इसी का एक शानदार एग्जांपल, लास्ट स्लाइड है, एनर्जेटिक होके पढ़ो। एग्जांपल क्या है बच्चा, जो एनुअल नेट एनपीपी है पूरे अर्थ का, वह कितना है बच्चा, 170 बिलियन टन। 170 बिलियन टन अर्थ पे टोटल बायोमास जो बन रहा है, कितना बन रहा है, 170 बिलियन टन बन रहा है। ड्राई वेट की बात किया जा रहा है, आपको फ्रेश वेट ड्राई वेट सब बताया हुआ है। ड्राई वेट क्या होता है बच्चा, जो ना बदले। फ्रेश वेट जो बदले वो अच्छा कि जो ना बदले वो अच्छा। बहुत तो जैसे देखो बोला जा रहा है सबसे ज्यादा अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या है, ओशियंस है, सबसे ज्यादा तो ओशियन है, लैंड तो बहुत कम है। लेकिन मजे की बात यह है बच्चा, 170 बिलियन टन में से 70% जो बायोमास आ रहा है वह लैंड से आ रहा है। यानी लैंड कम एरिया रखे हुए है, फिर भी बायोमास में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। समुद्र ज्यादा एरिया रखा हुआ है, फिर भी बायोमास में कंट्रीब्यूशन कम है। क्यों बच्चा, ड्यू टू सर दीज रीजंस, ड्यू टू दीज रीजंस, क्योंकि फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी जो लैंड पे प्लांट है उनकी ज्यादा है। समुद्र में तो घास फूस है, लैंड में तो बड़े बड़े बनियान ट्री, नीम ट्री है, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा किसका होगा, तो बायोमास ज्यादा किसका होगा, न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा सबसे ज्यादा होती है। सबसे कम जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी हो रही है उसका सबसे मेजर रीजन न्यूट्रिएंट्स है बच्चा। कौन सा न्यूट्रिएंट कम होता है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की कमी होती है पानी में, इसीलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम का क्या प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर और कौन से प्लांट उस एरिया में रह रहे हैं। समझ में आ गई बात। आपको ध्यान क्या देना है कि 70% का कंट्रीब्यूशन किससे आ रहा है, लैंड से आ रहा है। ओनली 55 बिलियन टन पानी से आ रहा है, ओशियन से आ रहा है। सोचो ना 170 बिलियन टन में से मात्र 55 बिलियन है। समझ में आएगी नहीं बात, बाकी का कहां से आ रहा है बच्चा, लैंड से आ रहा है। इन सब बातों पे बच्चा यहाँ पे हमारा प्रोडक्टिविटी होता है कंप्लीट। आज की क्लास को बच्चा हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे कोई डाउट वगैरह होगा तो आप